हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अच्छे रहिए और पढ़ते रहिए। तो आइए आज शुरू करते हैं। हमारा सब्जेक्ट है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में आज का हमारा जो टॉपिक है वो अन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, अर्थात अन्य साधनों से आय। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। देखिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, हमारे इनकम टैक्स में इनकम के 5 स्रोत बताए गए हैं। वो 5 स्रोत कौन कौन से हैं? सबसे पहला हमारा होता है इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा हमारा है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। बिजनेस प्रोफेशन। और चौथा हमारा है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन। और अंतिम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, यह आय के केवल यही 5 स्रोत बताए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति चाहे वह सरकारी या गैर सरकारी नौकरी करता है तो उसकी आय इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल होती है। यदि कोई व्यक्ति मकान को बनवाकर किराए पर देने का कार्य करता है तो वो कहाँ टैक्सेबल वो इनकम होती है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और यदि कोई व्यक्ति अपना व्यवसाय और कारोबार चलाता है या पेशा करता है या सेवाएं प्रदान करता है तो इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। ये भी ध्यान दीजिएगा, जिस पर मैंने टिक लगा दिया उसका मैंने वीडियो बना दिया। सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी का ऑलरेडी बन चुका है, हमारे चैनल पे है, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट। जिसको राउंडेड हमने किया, गोला बनाया, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इसका वीडियो हमने नहीं बनाया, बनाएंगे बाद में। अगला है चौथा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इसका भी वीडियो अपलोड है, आप पढ़ सकते हैं। और अंतिम जो हमारा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसका लेक्चर आज से शुरू होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी मैं बताया कि जो व्यक्ति सरकारी या गैर सरकारी किसी भी सेक्टर में काम करता है उसको वेतन मिलता है तो सैलरी में टैक्सेबल होता है, और मकानों को बनवाकर किराए पर देने का कार्य करता है तो अदर सोर्सेस में इनकम टैक्सेबल होती है, हाउस प्रॉपर्टी में होती है। और यदि वो कोई बिजनेस कारोबार या प्रोफेशन करता है या सेवाएं प्रदान करता है तो इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में होता है। और जो व्यक्ति अस्थायी संपत्तियों को क्रय विक्रय करने का कार्य करता है तो कैपिटल गेन में होता है। और इन चारों के अलावा, ऊपर चारों के अलावा आय के हमारे जितने भी सोर्सेस होते हैं वो सारे इनकम कहाँ जाते हैं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मतलब ऐसी इनकम जो इन 4 इनकमों को छोड़कर होते हैं, चाहे वो 1 हो, चाहे 50 हो, चाहे 1000 हो। अब समझिए कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में अनेकों आय के स्रोत हैं। इन 4 के अलावा समझिए आपके विचार में, दिमाग में जितने भी रास्ते हैं वो सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ये आय का अंतिम हेड होता है, अर्थात ऐसी आय जो आय के 5 शीर्षकों में से प्रथम 4 शीर्षकों में कर योग्य नहीं होता या प्रथम 4 शीर्षकों में शामिल नहीं किया जाता, तो ऐसी इनकम को क्या कहा जाता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस या अन्य साधनों से आय कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न अब ये उठता है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में कौन कौन सी आय जो होती है शामिल होती है। मतलब अन्य साधनों से आय शीर्षक में शामिल होने वाली आय,
वे कौन कौन सी आय हैं जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में शामिल होती हैं माना जाता है। तो अभी मैं बताया हूं कि बहुत सारे सोर्सेस हैं, लेकिन उनमें से भी तो कुछ नाम जरूर होगा। तो सबसे पहला नाम दिया गया है लाभांश से। किससे? लाभांश से आय। यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी में शेयर इन्वेस्ट करता है, शेयर खरीदता है, तो उस शेयरों के बदले उसे जो डिविडेंड प्राप्त होती है वो डिविडेंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में कर योग्य अर्थात टैक्सेबल होती है। दूसरा आकस्मिक आय, जिसको कहा जाता है कैजुअल इनकम। वैसे इसका पीछे भी लेक्चर है, आप देख सकते हैं, लेकिन कैजुअल इनकम समझिए क्या होता है। ऐसी आय जो अचानक भाग्यवश, संयोगवश, बिना कारण, बिना प्रयास से, जिसका उम्मीदें न हो, मिल जाए। जैसे अचानक सड़क पर पड़ा हुआ नोट, आकस्मिक आय। लॉटरी, वर्ग, पहेली, ताश के पत्तों से आए, घुड़दौड़ के घोड़ों के रख रखाव से आए, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? कैजुअल इनकम। ये भी अदर सोर्सेस में कर योग्य होती है। अगला प्रतिभूतियों पर ब्याज। प्रतिभूतियों पर ब्याज मतलब सिक्योरिटी जो होती है, जो प्रतिभूतियां हमारी होती है, उस पर यदि हमको ब्याज मिलता है तो अदर सोर्सेस पे कर योग्य होता है। अगला है राष्ट्रीय बचत पत्र का 8वां निर्गमन, जो हमारा एनएससी होता है, एनएससी इशू 8वां जो है, इस पर भी जो इंटरेस्ट हमको मिलता है वो भी टैक्सेबल होता है। कहाँ? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में होता है। अगला है सहकारी समिति की प्रतिभूतियों पर ब्याज। सहकारी समिति की प्रतिभूतियों पर ब्याज। ध्यान दीजिएगा, ये केवल वह इनकम लिख रहे हैं जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होती है। ये आपका जानना जरूरी है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में कौन कौन सी आय होती हैं जो शामिल होती है। मानते हैं कि सारी इनकमों के बारे में नहीं पता है, हम भी जुड़वाएंगे तो बहुत सारी इनकम होगी जो छूट जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ 2, 4, 10, 20 ऐसी इनकम होगी जो आपको मालूम होगा कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ये टैक्सेबल होती है। ठीक है। ठीक इसी तरह और भी है, प्रतिभूतियों पर ब्याज को छोड़कर अन्य ब्याज। ध्यान दीजिएगा कि प्रतिभूतियों पर ब्याज को छोड़कर अन्य ब्याज भी जितने भी होती हैं वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में क्या होती है? टैक्सेबल होती है। अगला है विदेशी सरकार या विदेशी सत्ता की प्रतिभूतियों से आय। इधर देखिए, विदेशी सरकार की प्रतिभूतियों से ब्याज। यदि किसी विदेशी सरकार की प्रतिभूति पर भी इंटरेस्ट मिलता है या उसके अथॉरिटी या सत्ता से आय मिलती है, तो ब्याज मिलता है, तो भी पूर्णतः टैक्सेबल होता है। एक और चीज, यदि कोई अध्यापक मतलब टीचर एग्जाम के कॉपियों की जांच करता है, मतलब परीक्षक के रूप में नियुक्त होता है और कॉपी का मूल्यांकन करता है, तो वह जो पैसा मिलता है वो अदर सोर्सेस में कर योग्य होता है। लेकिन वही टीचर जो सैलरी कमाता है, मतलब अपना ड्यूटी करता है, नौकरी करता है और वेतन मिलता है, वो सैलरी में टैक्सेबल होता है। लेकिन जब उसको ड्यूटी लगती है एग्जाम में या कॉपी का मूल्यांकन करता है, तो वहाँ पे जो पैसा उसको मिलता है वो कहाँ टैक्सेबल होता है? अदर सोर्सेस में। अर्थात किसी अध्यापक को परीक्षक के रूप में प्राप्त पारिश्रमिक जो पारिश्रमिक मिलता है वो क्या होता है? अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होता है। ठीक इसी तरह यदि कोई परीक्षक या वकील या कोई पेशेवर परीक्षक के रूप में कार्य करता है और उसे जो पारिश्रमिक मिलता है वो भी अदर सोर्सेस में कर योग्य होता है।
जैसे कोई वकील या पेशेवर व्यक्ति को परीक्षक के रूप में प्राप्त पारिश्रमिक कोई लॉयर वगैरह हैं मान लीजिए, या कोई अदर पर्सन्स है जो जिनको परीक्षक के रूप में, एग्जामिनर के रूप में ड्यूटी लगती है, उनको भी जो पारिश्रमिक मिलता है अदर सोर्सेस में कर योग्य होता है। उसी तरह है अधिकार शुल्क से है, अधिकार शुल्क से आए, मतलब कोई भी पुस्तक को लिखने या कोई नया चीज बनाने या कोई डिजाइन बनाने पर यदि उस व्यक्ति को कोई रॉयल्टी प्राप्त होती है तो रॉयल्टी इनकम कहाँ होती है? अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होती है। ठीक इसी तरह की कोई भट्ठा मालिक है और किसी की भूमि पर ईंट बना रहा है, तो भूमि के स्वामी को ईंट के भट्ठों को लगाने से यदि आय प्राप्त हो रही है तो क्या होती है? अदर सोर्सेस में प्रयोग होती है। अर्थात भूमि पर ईंट के भट्ठे लगाने से आए, मतलब जैसे कि आपकी कोई जमीन है और उस जमीन पर हमने भट्ठा लगाया, तो हम तो अपना बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस इनकम कहलाएगी, लेकिन आपकी ज़मीन पर हम अपने कारोबार कर रहे हैं तो उसके बदले में कुछ देंगे ही, तो क्या कहलाएगा? अदर सोर्सेस, अदर इनकम कहलाएगा। ठीक है। ठीक इसी तरह है कोई कंपनी का संचालक है और उसको कोई भत्ता, अनुलाभ या सुविधाएं मिल रही है तो भी क्या होता है? अदर सोर्सेस में कर योग्य होता है। अर्थात संचालक को भत्ता, अनुलाभ की प्राप्त राशि जो होती है वो अदर सोर्सेस में कर योग्य होती है। ठीक इसी तरह है ये कोई जमीन है वहाँ जहाँ हाट, मेला, बाजार लगता है, देखते होंगे जगह जगह पे मेले, बाजार, कस्बे वगैरह लगते हैं चौराहों पर तमाम, तो वहाँ पे जमीन किसकी होती है? वहाँ के रहने वाले लोगों की होती है। उसके बदले में वो क्या लेते हैं? कुछ शुल्क लेते हैं, तो वो शुल्क कैसी इनकम कहलाएगी? अदर सोर्सेस कहलाएगी। अर्थात हाट, मेला, बाजार, कमा करके प्रदर्शनी से आए। ठीक है। ठीक है, और भी बहुत सारी आया है, जितना आपके दिमाग में चले जो चार को छोड़कर वो सब अदर सोर्सेस है। जैसे कि अखबार या पत्रिका में कोई लेख लिखता है, हम आप कोई भी लेख छपवा सकते हैं, जो लेख अच्छा है तो उससे भी इनकम होती है, वो भी अदर सोर्सेस कहलाती है। पत्रिका व समाचार पत्र में लेख लिखने से आय जो है वो भी अदर सोर्सेस में क्या होती है? कर योग्य होती है। अगला है अप्रदर्शित आय। अप्रदर्शित आय मतलब ऐसी आय जो दिखती नहीं है लेकिन फिर भी प्राप्त होती है, ये भी अदर सोर्सेस में क्या होती है? कर योग्य होती है। उसी तरह किसी कंपनी के संचालक को अंशों का क्रय विक्रय के संदर्भ में यदि कमीशन मिलता तो भी अदर सोर्सेस में कर योग्य होता है। अर्थात कंपनी संचालक को अंशों के क्रय विक्रय पर प्राप्त जो कमीशन है वो भी अदर सोर्सेस में क्या होता है? कर योग्य होता है। ठीक इसी तरह यदि मछली क्षेत्रों से आए, बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पानी बहता रहता है, लोग मछली मार लेते हैं, वो मछली क्षेत्र से यदि आय होती है तो क्या होती है? अदर सोर्सेस होती है। अर्थात
मछली क्षेत्रों से आय, खासतौर से जहाँ नदी तालाब वगैरह होते हैं वहाँ पे ऐसा चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक ना। बहुत ऐसे भी होते हैं जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, किसी बीमा कंपनी में यदि एजेंट है और एजेंट को जो कमीशन मिलता है वो कमीशन कहाँ कर योग्य होता है, अदर सोर्सेस में कर योग्य होता है। अर्थात बीमा एजेंट को प्राप्त जो कमीशन होता है वो कहाँ कर योग्य होता है, अदर सोर्सेस में कर योग्य हो। उसी तरह किसी कंपनी अपना व्यापार चिन्ह बनाती है, ट्रेडमार्क का, तो ट्रेडमार्क से भी यदि आय होता है वो भी कर योग्य होता है अदर सोर्सेस में। ठीक इसी तरह कोई होटल का वेरा है, देखते होंगे बहुत अच्छे 5 स्टार 3 स्टार होटल में जब जाएंगे तो जो वेटर होंगे, वेरा जिसको बोला जाता है, आपके सामने जो भी डिनर लंच वगैरह करना है आपको कराने के बाद से बिल देंगे। बिल देने के बाद से आप उसको टिप देते हैं, पेमेंट तो करते ही हैं, उसके अलावा टिप देते हैं, बख्शीश जिसको कहा जाता है। तो यह बख्शीश अदर सोर्सेस कहलाती है। उसी तरह एक ड्राइवर यदि है, ड्राइवर को भी कुछ बख्शीश दे रहे हैं वेतन के अतिरिक्त, तो वो भी अदर सोर्सेस कहलाती है। लिख रहे हैं, बैरा को दी गई बख्शीश क्या होती है, अदर सोर्सेस कहलाती है। ठीक है, ठीक ऐसे ही कि यदि कोई मकान, ध्यान से समझिएगा, किराए पर उठा दिया गया, मतलब आपका मकान है, मैंने किराए पर ले लिया, तो मैं क्या कहलाऊंगा, किराएदार। जब कोई किराएदार, मालिक नहीं, किराएदार अपने मकान को, अपनी मतलब जिसको किराए पर लिया है, किसी थर्ड पर्सन को, मतलब किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर उठा देता है, मतलब किराएदार द्वारा मकान को किराए पर उठाने से आय, जिसे सिकमी किराया भी कहा जाता है, जो आय प्राप्त होती है वो क्या होती है, अदर सोर्सेस में कर योग्य। तो वही यदि एक मालिक उठाता है किराए पर अपने मकान को तो हाउस प्रॉपर्टी होती है, लेकिन वही किराएदार मकान को किराए पर उठाता है तो जो किराएदार को किराया प्राप्त होता है वो अदर सोर्सेस कहलाती है। अर्थात किराएदार द्वारा मकान को किराए पर उठाने से आय कहाँ कर योग्य होती है, अदर सोर्सेस में कर योग्य होती है। ठीक है, ठीक ऐसे ही मान के चलिए कि कोई बंजर भूमि है, बंजर भूमि समझते हैं, जो ऐसी भूमि जो उपजाऊ नहीं है, कंकड़ीली, रेतीली तमाम होती है, जिसमें देखते हैं घास भी जल्दी नहीं जमती, लेकिन उस बंजर भूमि से भी कोई आय प्राप्त होती है तो भी अदर सोर्सेस कहलाती है। किसी भी तरीके से हो सकती है, हो सकता है कि उस पर कोई कारोबार किया जाए, तो बंजर भूमि से आय, बंजर भूमि से आय। ठीक है, इसी तरह कोई मैच भारत में खेले गए हैं तो मैच से होने वाली आय भी अदर सोर्सेस कहलाती है। ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे अदर इनकम है, एक दो नहीं है, सैकड़ों की संख्या में। मतलब कि इन 5 शीर्षकों में से उपयुक्त 4 शीर्षकों में सीधा इसका डेफिनेशन है कि जो आय के 5 शीर्षकों में से उपयुक्त 4 शीर्षकों में जो आय कर योग्य न हो वो सब आय अदर सोर्सेस में कर योग्य होती है। अब दिमाग में दौड़ा लीजिएगा कि सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, प्रोफेशन, कैपिटल गेन में क्या क्या जाता है, उसको छोड़कर जितनी भी आय हो सब अदर सोर्सेस में कर योग्य होता है। उसी तरह एक फैमिली पेंशन यदि मिलता है किसी व्यक्ति को मृत्यु के बाद, उसके उत्तराधिकारी को, वो भी पेंशन कहाँ कर योग्य होता है, अदर सोर्सेस में कर योग्य होता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बस आज की मैं यही जानने कि अदर सोर्सेस क्या है, इसमें कौन कौन सी आयों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक बताया जाएगा ताकि कुछ कॉन्फिडेंस हो जाए। 2 दिन से वीडियो नहीं बना रहे थे, आप लोग का रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा आप लोग रिस्पांस अपना बढ़ाइए,
ताकि हमको भी वीडियो बनाने में मन करे। मान लीजिए कि आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं, देखते हैं कुछ बच्चे कंटिन्यू देखते हैं लेकिन बाकी नहीं देखते हैं, और जो देखते भी हैं तो बस खोल के बंद कर देते हैं। तो वीडियो देखिए, अपने फ्रेंडों के पास शेयर करिए, क्योंकि सब वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। तो ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल में पे जो नया है सब्सक्राइब कर लें, लाइकन बेल आइकन वगैरह भी दबा लें, और एक बार लाइक भी कर दें, और जो भी आपकी समस्या हो उस पर कमेंट भी कर दें। ठीक है, फिर अगले वीडियो में कल मिलते हैं इसी के साथ। तब तक के लिए बाय।